बच्चों, आज इस वीडियो में हम सभी हिंदी व्याकरण के उपसर्ग टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। नवीनता यानी नयापन। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी सम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं। जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे हार, जिसका एक अर्थ होता है पराजय और दूसरा अर्थ होता है फूलों की माला। लेकिन इस हार में हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो बना आहार, जिसका अर्थ हुआ भोजन। प्र और हार एक साथ लाए, प्र उपसर्ग को हमने हार से जोड़ दिया तो बन गया प्रहार यानी चोट। इसी तरह से हार में हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया विहार यानी भ्रमण करना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझिए। अर्थ में परिवर्तन लाना या फिर उसमें विशेषता लाना। परिवर्तन का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाना या दूसरा अर्थ दे देना, और विशेषता लाना यानी उस शब्द के अर्थ में एक विशेष बल भर देना, बल दे देना। अब जैसे परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द के साथ हमने जोड़ा तो बन गया पराजय। जय जीत अर्थ देने वाला शब्द है, हमने परा उपसर्ग को जय के साथ जोड़ा तो बन गया एक नया शब्द पराजय। इसी तरह से सम और मोहन बन गया सम्मोहन। आगमन, गमन यानी प्रस्थान, जाना। आगमन आना। अपमान, मान का अर्थ होता है इज्जत, लेकिन अप लगा दिया उसमें उपसर्ग तो उसका जस्ट अपोजिट अर्थ हो गया अपमान, बेइज्जती। इसी तरह से कुपात्र, खलनायक, विलेन। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। ये 3 प्रकार के उपसर्ग क्यों प्रचलित हैं यह भी जान लें। हिंदी संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है। विभिन्न पीढ़ियों के बाद संस्कृत की विभिन्न पीढ़ियों से होते हुए विभिन्न भाषाओं को पार करते हुए हिंदी ने अपना स्वरूप धारण किया है, और हिंदी का शब्दकोश संस्कृत के शब्दों से भरा पड़ा है। अब अगर संस्कृत के शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से उसके उपसर्ग भी यहाँ पर आएंगे, और इसका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो पहला हमारा वर्गीकरण संस्कृत के उपसर्गों के तौर पर होगा, और दूसरा हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के ही तमाम तरह के शब्द जिनको हमने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके तद्भव रूप में स्वीकारा है, और उसी हिसाब से उपसर्गों का भी बदलाव हुआ है। तो हिंदी के भी उपसर्ग हैं। इसके अलावा जिस तरह से हिंदुस्तान में, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं प्रसन्नतापूर्वक, उसी तरह से हमारी हिंदी भाषा में भी यह गुण है कि वह विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने आप में समाहित कर लेती है। आप हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, किसी दूसरी भाषा में यह विशेषता नहीं पाई जाती। उदाहरण, मैं आपका वेट कर रहा था।
या फिर हम कहते हैं मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ये क्या है? विदेशी भाषाओं के शब्दों को हम हिंदी में लाते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। तो इसी तरह से विदेशी भाषाओं के शब्द जो है हिंदी भाषा की शब्दकोश में शामिल हुए हैं, और इस वजह से विदेशी उपसर्ग भी यहाँ पर इससे वर्गीकरण में शामिल कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति, धन, आचार, अत्याचार। अगर आपने ध्यान से पिछली कक्षा में संधियों को पढ़ा होगा तो अब आप समझ गए होंगे, अति और आचार में यहाँ पर यण संधि हो गई है, और अत्याचार शब्द शुद्ध तत्सम शब्द है। संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और शब्द, जैसे उपसर्ग है अ, और ये अभाव अर्थ में या फिर नहीं अर्थ में प्रयोग होता है। एक बात जान लीजिए उपसर्गों के संदर्भ में कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ये शब्द के टुकड़े होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। जिस शब्द के साथ ये जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ में या तो बदलाव ला देते हैं, या फिर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, या फिर एक विशेष अर्थ भर देते हैं। तो ज्ञान में हमने अ उपसर्ग लगा दिया, अज्ञान, जहाँ पर ज्ञान ना हो, अज्ञान। अपवित्र, जो पवित्र ना हो, पवित्रता का अभाव। ठीक। अंतर, भीतर, यानी भीतर अर्थ ध्वनित होता है इससे। इसका ये अर्थ नहीं है उपसर्गों का। ये सूची जो बनी है इसमें उपसर्ग और अर्थ लिखा हुआ है, तो उपसर्गों के अर्थ नहीं होते हैं, ये बात याद रखिए। इनको अब कह सकते हैं कि ये कोष्ठक में है। आप चीनी को मिठाई कहेंगे? क्या आपके यहाँ कोई मेहमान आया और आप उसके सामने कटोरी में 4 चम्मच चीनी निकाल के रख दे रहे हैं, लीजिए मिठाई खाइए? नहीं, ऐसा होता भी है, कभी लोग दे भी देते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता तो चीनी निकाल के रख देते हैं, लीजिए इसी से पानी पी लीजिए। लेकिन वो तरीका सही नहीं है, आप उसको मिठाई नहीं कहेंगे। नमकीन अगर खाने के लिए मांगी जाए तो आप क्या कहेंगे कि नमक निकाल के दे देंगे, बोलेंगे लीजिए नमक खाइए, नमकीन खाइए ना। नमक में नमकीन का गुण है, चीनी में मिठास है, लेकिन चीनी मिठाई नहीं है। लेकिन चीनी को जब हम किसी पदार्थ के साथ जोड़ देते हैं, जैसे खोए के साथ हम चीनी मिलाते हैं, उसको विभिन्न तरीक़ों से मिठाइयाँ बनाते हैं, तब हम उन्हें मिठाई कहते हैं। इसी तरह से ये उपसर्ग हैं कि जिसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उसके अर्थ में विशेष बल पैदा करते हैं। तो यहाँ पर इस सूची में देखिए बहुत ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, और किस तरह से ये उपसर्ग इन मूल शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद कैसे कैसे शब्दों की भौतिक संरचना में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, वो शब्दों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा, एक उदाहरण शुरू में ही हम था, अति, तो इसका अर्थ होता है बहुत। तो अतिशय, अतिरिक्त, अति अंत, तो यहाँ पर अतिशय, शय के साथ ही अतिशय जुड़ गया, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। लेकिन अति, तो अति, धन, अधिक, तो यहाँ पर यण संधि हो गई। तो जहाँ संधि की संभावना होगी वहाँ पर संधि हो जाएगी, जहाँ पर संधि की संभावना नहीं होगी वहाँ पर उसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। अनुगमन, अनुसरण, अनुकूल, कुछ नहीं है, उपसर्ग सीधे सीधे मूल शब्द के साथ जा कर के जुड़ गया है और एक सिरोरेखा में उसको लिख दिया गया है। लेकिन
अति अधिक, तो उसको हम अति अधिक एक से हम नहीं लिखते हैं, हम उसको अत्यधिक लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि वहाँ पर संधि की संभावना है और संधि हो गई है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अधजला। कोई चीज़ हम अच्छा, ये नहीं है कि एक कमेटी बनी जिन्होंने कहा कि संस्कृत के उपसर्ग तो हमारे पास हैं ही, चलिए हिंदी के कुछ उपसर्ग तैयार कर देते हैं और मार्केट में उतार देते हैं। ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है हिंदी की। भाषा एक नदी के समान होती है। जन सामान्य में बोले जाने वाले शब्दों में विभिन्न तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं, अपने आप बदलाव होते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी ने देखा कि एक कपड़ा आधा जला पड़ा हुआ है, उसने जाके पहली बार प्रयोग कर दिया, अपनी माँ से बताया जा करके कि घर के बाहर एक अधजला कपड़ा पड़ा हुआ है। तो मम्मी भी उसकी सोची होगी तो नया शब्द ले आया आज, यूं ही निकल गया उसके मुंह से, अधजला, आधा जला, अधजला। अब वो शब्द अब आ गया पब्लिक में। ठीक है, मम्मी ने कहा अच्छा अधजला कपड़ा, फिर पापा आए उसके तो अच्छा ये अधजला कपड़ा। अब तरह तरह ये शब्द जो है धीरे धीरे करके लोगों के पास पहुंचता चला गया, ऐसे ही। अब बाद में शोधार्थी जब शोध करते हैं, जैसे उनको एक टॉपिक मिल गया कि हिंदी के उपसर्ग, अब उस पर वो शोध कर रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को वो निकालते हैं, उपसर्गों को शब्दों से अलग करते हैं और तब बताते हैं कि अध और जला, ये दो शब्द जो है हैं, एक उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। इसलिए ये, चूंकि ये तत्सम नहीं है इसलिए तद्भव है। जला शब्द अंग्रेजी का भी नहीं है, उर्दू का भी नहीं है, फारसी का भी नहीं है, वो हिंदी का ही है। बस ये है कि वो संस्कृत का बदला हुआ रूप है, तद्भव है। तो तद्भव शब्दों के साथ उसी तरह से उपसर्ग भी तद्भव वाले होते हैं। अब देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे अनपढ़। अन मतलब अभाव अर्थ। अन उपसर्ग का अर्थ जो ध्वनित होता है वो होता है अभाव। तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए कहा गया अनपढ़। अध का आधा होता है तो अध खिला। आप बताइए, आधा खिला फूल मुझे पसंद नहीं है, एक सेंटेंस है, अच्छा नहीं लगेगा ना। हम क्या कहेंगे? अध खिला फूल मुझे पसंद नहीं है। अधमरा आदमी पड़ा है, अब ये थोड़ी कहेंगे आधा मरा है। हाँ, आधा मरा है ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि जब तक मैं गया तब तक वो आधा मर चुका था, नहीं, अधमरा हो चुका था, ऐसे बोलेंगे। आधे सिर में दर्द होता है तो लोग बोलते हैं अधकपारी हो गई है, अधकपारी रोग, आधे सिर में दर्द। तो इस तरह से ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अब आइए विदेशी उपसर्गों को जानें। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत उपसर्ग मतलब ये विदेशी भाषाओं से हिंदी में आके शामिल हुए हैं। तो विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे ना समझ, हम सफ़र, हर दम। अब जैसे ऐन उपसर्ग है, इसका अर्थ ध्वनित होता है ठीक। ऐन वक्त पे मैं पहुंच गया, ऐन मौके पर मैं वहां पहुंच गया, लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग गलत प्रयोग करते हैं, ऐन टाइम पे। अब टाइम अंग्रेजी शब्द है, ऐन उर्दू का उपसर्ग है, अब उसको हम ऐन टाइम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐन वक्त, ऐन मौके। हाँ, कम थोड़ा है ना, कम का अर्थ जो ध्वनित होता है वो होता है थोड़ा। कम जोर, जोर जिसमें जोर कम हो, थोड़ा हो, तो हम कहेंगे कमज़ोर। हाँ, कम अक्ल, गैर, बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। इसी तरह से दर, दर का मतलब होता है में, दरअसल, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग थे। अब अंग्रेज़ी के भी उपसर्ग देख लेते हैं। नहीं तो अंग्रेज़ी बोलेगी हमारे बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। तो डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है उप, यानी डिप्टी का अर्थ ध्वनित होता है उप। अब कमिश्नर के साथ हम बोलेंगे डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर। अब जैसे सब इंस्पेक्टर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको बोलते हैं उप निरीक्षक। तो इस बात को समझिएगा कि उप निरीक्षक यानी निरीक्षक शब्द तत्सम है, उसके साथ हम उपसर्ग ला रहे हैं तो वो भी तत्सम ही होगा। अब ये खेल हम नहीं करेंगे कि सब इंस्पेक्टर जैसे है तो वहाँ पर अंग्रेजी का सब आ गया और इंस्पेक्टर आ गया, लेकिन अब हम इसको बदल दें कि चलो भैया आज से हम इसको सब निरीक्षक और इसको क्या बोलेंगे, एक और सब निरीक्षक और इधर जो है बोल दिया उसको उप इंस्पेक्टर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अगर कोई शब्द विदेशी भाषा का है तो उसके साथ जो उपसर्ग आएगा वो उसी भाषा का आएगा, तभी वो शोभा पाएगा। अब आप दो तरह के पेन लीजिए, एक रोटोमैक और एक लीजिए रेनाल्ड। अब दोनों के कैप जो ऊपर वाले होते हैं अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, तो उसको हम बदल दें, अच्छा लगेगा क्या? आपके घर में पानी की 12 बोतलें हैं फ्रिज में, 6 आई एक कलर की, 6 आई एक कलर की। अब आपने उसके ढक्कन को इधर का उधर कर दिया, काले वाले को लाल पे लगा दिया, लाल वाले को काली बोतल पे ढक्कन लगा दिया, डांट पड़ जाएगी। भले ही एक ही साइज का क्यों ना हो ढक्कन, लेकिन डांट पड़ जाएगी। ये क्या किए हो, लाल वाले को लाल में लगाओ, काले वाले को काले में लगाओ, हाँ मम्मी डांटेगी। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।